किसका नाम वर्षा है? किसी गर्लफ्रेंड वर्षा है? तो आइए वर्षा देखते हैं। वर्षा देवी, आइए देखिए वर्षा देवी क्या करती है। वर्षा देवी, वर्षा। अब ये देखो, वर्षा के लिए जरूरी है कि जलवाष्प का होना। किसका होना? जलवाष्प का होना। जलवाष्प। जलवाष्प कैसे बनेगा? इसके लिए जरूरी है तापमान का होना। क्या जरूरी है? ठीक, तापमान का होना। तापमान कहां से आएगा? सन से आएगा। किससे आएगा? सन से आएगा, सूरज से आएगा। जैसे शिवानी, तुमसे हम कहें कि तुम्हें आग में जलाएं कि जलवाष्प में जलाएं, तो किसमें जलना पसंद करेगी? तुम्हें मैं आलू की तरह भूज दूं तो तुम्हें कुकर में डाल दूं? भूज दूं? चलो तो भूज दिया, तो कुकर में क्यों नहीं पकना चाहेगी? कभी रोटी जलाते वक्त भाप से जले हो? कभी सोचा है कि भाप से गर्मी क्यों ज्यादा होती? लैटेंट हीट। क्या है? एकदम प्रैक्टिकल रहो, एकदम साइंस की धज्जियां उड़ जाएंगी। प्रैक्टिकल पढ़ो, मैं समझाता हूं कि कैसे क्या होता है। यह है जल। क्या है? जल है, समुद्र का। बाल्टी का जल नहीं, समुद्र का। और ये है भाई साहब कौन? सूर्य। इनकी ऊष्मा इनकी ऊष्मा पानी में पड़ा, पानी का टेम्परेचर बढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट, उबाल बिंदु पर, और जल यहां से गायब हुआ और जल वाष्प का रूप क्या किया? धारण किया। जल वाष्प मतलब वाष्प, जल का गैसीय रूप ही जल वाष्प कहलाता है। क्या कहलाता है? जल का गैसीय रूप ही जल वाष्प है। पक्का? मतलब यहां से पानी जो गर्म हुआ, वो पानी क्या हुआ? उठा। पक्का? और चूंकि ये गर्म है, क्या है? गर्म है, और गर्म होने से क्या है? हल्का है, तो शिवानी ये नीचे जाएगा। हाँ, तो कहते हैं ये धीरे धीरे जलवाष्प कहां उठता गया? ऊपर उठता गया। ध्यान से समझना ये पिक्चर को। मतलब ये हल्का होने से क्या हुआ? ऊपर उठा। और जब ऊपर उठेगा ये, तो तापमान क्या होगा? कम होगा। तापमान कम होने का दो कारण। पहला कारण,
क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान प्रत्येक 1000 मीटर पर 10 डिग्री से तापमान क्या होगा, नेचुरल कम होगा। तो मतलब जैसे जैसे ये जलवाष्प पर जा रहा है तापमान क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ये भी श्योर हो गया। तापमान कम होने का दूसरा कारण कि जब इतना में जलवाष्प रहा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा हुआ होगा, जब इतने में रहा होगा तो और आकार बढ़ा, यहां पे और आकार बढ़ा, और यहां पे क्या हुआ, और आकार बढ़ा। मतलब आकार ऊपर जाने से एक पॉइंट तो है कि तापमान कम हो रहा है प्रत्येक 1000 मीटर पे 10 डिग्री से, और दूसरा क्या है, आकार बढ़ने से भी तापमान में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। एक सुन पहले, एक इतना समय मिस होगा तो टॉपिक पूरा गायब हो जाएगा। विज्ञान है ना, मतलब ये जलवाष्प जब यहां रहा होगा, ये जलवाष्प जब यहां गया होगा, ये जलवाष्प जब यहां गया होगा, ये जलवाष्प जब यहां गया होगा, और हो सकता है कि इससे भी ऊपर जाए। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा यह फैलता चला जाएगा, क्योंकि नीचे की डेंसिटी क्या होगी, कम, ऊपर की डेंसिटी कम होती चली जाएगी, फैलता चला जाएगा, और फैलने से तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन इसके पहले हम ये जान ले कि ये जलवाष्प बना कैसे। कहते हैं जल का गैसीय रूप जलवाष्प है, और जल को जलवाष्प के रूप में रखने के लिए जो ऊर्जा की जरूरत होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटेंट हीट। मतलब इस जो जलवाष्प है, ये जलवाष्प को जो अतिरिक्त ऊष्मा इसे गैस के रूप में रखी हुई है वो क्या है, इसके अंदर छुपी हुई गुप्त ऊष्मा है। मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे से गुप्त ऊष्मा क्या हो रही है, कम होती जा रही है। लेकिन अब देखो सवाल यही पे आया आईएएस का, सवाल आया कि जब क्या ऊष्मा इसके अंदर से बाहर निकल रही है, अब फिर यही जब नीचे आने लगेगा तो गर्म हो जाएगा, पक्का। जैसे अब इतना बड़ा था, अब ऐसे से नीचे अगर उतरने लगी तो ऐसे से क्या होगा, आकार छोटा हो जाएगा। गैस का आकार कभी छोटा हो रहा है फिर कभी क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अब मुझे ये बताओ, क्या इसके अंदर ऊर्जा अंदर से बाहर जा रही है, गुप्त ऊष्मा, या ऊर्जा बाहर से अंदर आ रही है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसी को कहते हैं एडियाबैटिक परिवर्तन, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, किसी जलवाष्प में ना ऊर्जा अंदर से, आईएएस में सवाल यही लाइन आई है, सेम लाइन आई है, ना ऊर्जा बाहर से अंदर आए और ना अंदर से बाहर जाए, फिर भी तापमान में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। आकार के परिवर्तन के कारण ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, एडियाबैटिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब यहां से जो चीजें ऊपर उठ रही हैं और आकार बढ़ रहा है, तापमान कम हो रहा है, लेकिन इसके अंदर से ऊर्जा बाहर नहीं निकली है, बल्कि आकार बड़ा होने के कारण तापमान क्या हुआ है, कम हुआ है। तो कहते हैं जब जलवाष्प गर्म होकर ऊपर उठने लगता है तो एडियाबैटिक प्रोसेस के तहत तापमान क्या करता है, कम होना शुरू कर देता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है राहुल, क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस? ना ऊष्मा बाहर से अंदर आए ना अंदर से बाहर जाए, फिर भी आकार में परिवर्तन के कारण इसे हिंदी में रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, रुद्धोष्म हास्पर या रुद्धोष्म परिवर्तन, या इंग्लिश में कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस या एडियाबैटिक परिवर्तन। ओके, मतलब इसमें हो रहा है एडियाबैटिक। अब मेरी बात समझो, सतह से ऊपर जाने पर प्रत्येक 1000 मीटर पर
दो प्रोसेस हो रहा है, एक तो नेचुरल तापमान कम हो रहा है और दूसरा अंदर से एडियाबैटिक परिवर्तन भी होता क्या हो रहा है, चला जा रहा है। यहां तक क्लियर? अब देखो, मान लो यहां पर इसका तापमान 50 डिग्री सी हो, गैस का, ऊपर जाते जाते किसी समय पे ये जीरो होगा, पक्का जीरो होगा, और जीरो होने के बाद ये जो इसके अंदर जल उपस्थित है, जो इसके अंदर जल उपस्थित है, तब ये जब जीरो होगा, जीरो होने के बाद क्या करेगा, जल के रूप में परिवर्तन होगा, पानी हो जाएगा। अब पानी होके वर्षा की बूंदों का क्या करेगा, निर्माण कर, बूंद नहीं बूंदा बनेगा। पहले ये आगे बताता हूं कैसे बनेगा बूंदा। पहले बूंद बनेगा, यहां से बूंद बनेगा और फिर बादल से क्या होगा, अलग, जब भारी हो जाएगा तो अलग होगा ड्रॉप की तहत, और ड्रॉप तरतर तरतर तर सीधे नीचे की तरफ क्या करेगा, आएगा, लेकिन ड्रॉप पे घर्षण होगा, क्या होगा, और आकार ड्रॉप का क्या होगा, छोटा। जो इतना बड़ा बुदिया गिरती है ना, वो इतना बड़ा बूंदा चलता है ऊपर से, ऊपर से इतना बड़ा बूंदा चलता है, तो नीचे वहां आता है तो वायु गर्म करती है ना, तो कम होता है, छोटा छोटा छोटा, इतना बड़ा बूंद नीचे टप टप आता है। अगर उतना बड़ा बूंदा ना हो तो बादल से अलग नहीं होगा भाई, भार बढ़ेगा जल का तब अलग होगा। पहले जैसे शहद में नहीं इकट्ठा होता है शहद, उसी तरह बूंद क्या होती है, बड़ा सा इसे इकट्ठा होते 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 इतना बड़ा बनेगा। जब भार बढ़ेगा तब तब से बादल से क्या होगा, अलग होगा, और सनसन सनसन नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। जब नीचे की तरफ आएगा टेम्परेचर बढ़ेगा और बूंद क्या होगी हाँ, इसीलिए सारे बादल वर्षा, केवल वही बादल वर्षा करते हैं जिनमें बड़ी बूंदा का निर्माण करने की क्या हो, क्षमता। सुन तो ले, रुक जा, रुक जा, पत्थर गिराता, अभी तो पानी गिर रहा है? अभी तो बादल से क्या हुई, बूंद अलग हुई। अब ये बूंद बनी कैसे, ड्रॉपिंग कैसे हुई, कहते हैं जब ये बादल ऊपर जा रहा था तो इसमें कुछ धूलिकण जा रहे थे। क्या जा रहे थे, धूलिकण, और ये जब जल था इसी धूलिकण के इर्द गिर्द क्या हुआ, इकट्ठा हुआ। अगर धूलिकण न होते तो ये बादल की बूंदों का निर्माण नहीं होता। अब अंदर कण है और ऊपर क्या है, जलवाष्प, मतलब इसका मतलब पक्का हो गया कि वर्षा की जो बूंद आ रही है वो पूरी प्यूरिफाइड, और अधिकांश लोग कहते हैं कि वर्षा का जल क्या है, साफ होता है। इसीलिए पढ़ाता नहीं हूं, कई वैज्ञानिकों की धज्जी उड़ जाती है, और इसीलिए थोड़ा सा वेग कम करके पढ़ाता हूं कि तमाम विवादों के अंतर्गत विज्ञान विवाद में आ जाए, है? लेकिन इसीलिए थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा डाउन करके रखता हूं। देख रहे लोग, वैज्ञानिक तो कहते हैं वर्षा की बूंद क्या है, प्यूरिफाइड है, निर्माण हो रहा है प्रदूषण से। कैसे? अब नॉर्मल आंखों से कहोगे कि विकास सर गलत पढ़ा दिया, और तुम लोग जाके नॉर्मल व्यक्ति से कहोगे तो कहेगा मेरा वैज्ञानिक हुआ है, छोड़ देंगे। लेकिन 100% क्या है, ये बूंद का निर्माण होगा नहीं करेगा जब तक धूल कणों के चारों तरफ ड्रॉप क्या हो, न बने गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसका मतलब है कि जो वर्षा की बूंद आ रही है उसके जड़ में क्या है, धूल कण है। और दूसरी बात कि जो बूंद आपके पास आ रही है धूल कणवा उसी के अंदर है। उसको क्यों, क्योंकि उसके अगल बगल के जल तो क्या हुए, घर्षण होकर उड़ गए हैं, तो उसी के अंदर अगलिया बगलिया तो बचा है कड़वा के अंदर जलवा जो नीचे टप से गिर रहा है। हाँ, मतलब अगल बगल से इतना बड़ा बूंद आया, कण बिच्चे में है छोटा सा, तो कड़वा जो है वो घिसते 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 अंदर में जाएगा ना, तो लास्ट में जो बुदिया बची हुई आके टप से गिर रही उसमें तो और कड़वा है, धूल कड़वा। इसका मतलब वर्षा की बूंदें एकदम प्यूरिफाइड नहीं है। बोलो बाबा। यस सर, नो क्लास में लाइव सेशन, हाँ लाइव। ठीक है, मतलब अब ये बात अगर नॉर्मल व्यक्ति से कहोगे तो आपको कहेगा कि बड़का कलेक्टर हो गया, लेकिन अगर सिद्ध करना चाहोगे तो क्या कर दोगे, सिद्ध कर दोगे, और सामने वाला व्यक्ति तब भी पागल कहेगा।
है देखा, वर्षा का बूंद कचरा से बना रहे हैं इसे। जिन धूल कणों के अगल बगल वर्षा की बूंद तैयार होती हैं उसे वर्ष आर्द्रता ग्राही नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता ग्राही नाभिक कहते हैं, ग्राही नाभिक। उसे आर्द्रता ग्राही नाभिक के नाम से जाना जाता है, राइट? आर्द्रता ग्राही नाभिक कहते हैं। पक्का? कहते हैं जल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को उस जल की आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता। जल में उपस्थित जलवाष्प उपस्थित जल की मात्रा को आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। जो लेके क्या कर रहा है, वो उड़ रहा है। ह्यूमिडिटी क्या है? आर्द्रता क्या है? जलवाष्प में उपस्थित जल की मात्रा को ही क्या कहते हैं हम? ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, यहां से तो बन गया जल। क्या बन गया? जल बन गया। लेकिन अभी भी बादल ऊपर उठना रुक नहीं रहा। सर्वेश पहले रुक जा। अभी भी बादल को पकड़ के रखा नहीं है कोई। जब तुम भाई पानी दे दिया, अब तेरा काम क्या हो गया? खत्म हो गया, अब तू ऊपर नहीं उठेगा। क्योंकि यही माइनस हो गया है जीरो। -0 होने पे जलवाष्प जल के रूप में क्या हुआ? बदल गया। अब और जब ऊपर उठा तब टेम्परेचर क्या गया? माइनस गया। कहा गया? माइनस गया। अब जैसे ही बादल यहां पहुंचा तो अब जल की बूंद का निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है? बर्फ का निर्माण। अब बर्फ क्या हुआ? भारी हुआ और बादल से क्या हुआ? अलग हुआ। खड़ नीचे आना शुरू किया। हेलो, और जब नीचे आना शुरू किया तो बर्फ पर घर्षण हुआ, छोटा होगा, और जो जल है वो जल के रूप में गिरेगा, और जो नीचे आता हुआ बर्फ बचेगा वो बर्फ के रूप में क्या करेगा? सर पर गिरेगा। फड़ा। मतलब जो बर्फवा आ रहा है इतना बड़ा, वो बर्फवा इतना चला है, और जब चला तो घर्षण से बर्फ गलने लगा। जब बर्फ गलने लगा तो जल वृष्टि के साथ सहिम वृष्टि क्या हुई? शुरू। ओके, इस प्रक्रिया कहते हैं संघनन की प्रक्रिया। संघनन क्या होता है? आगे देखो, कहते हैं जब तापमान 0 डिग्री पहुंचा और वायु संतृप्त हो गई तो वाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन। और वाष्प का बिना जल में बदले डायरेक्ट बर्फ में बदल जाना संगलन कहलाता है। संगलन, संघनन और संगलन। छोरा रुक जा यार, तुम लोग यार मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो। मुझे दिल्ली जाना है। घाटा बहुत हो रहा है और तुम लोग फंसा के रखे हो मुझे। तुम लोगों का कितना अच्छा व्यवहार है कि मैं गोली दे नहीं सकता टॉपिक पर। क्या हुआ? जब ये जलवाष्प ऊपर उठ रहा है तो 2 प्रक्रिया होगी। एक तो होगा संघनन। कहते हैं ना वर्षा के लिए क्या जरूरी है? संघनन जरूरी है। और एक होगा संगलन, और एक होगा ऊर्ध्वपातन। क्या होगा? रुक जा, पूरे पढ़ा देता हूं, चल एक दिन और सही। ऊर्ध्वपातन, ठीक है? अरे इतना प्यारा तरीके से साइंस वाला टीचर भी आके परिभाषा समझा के चला जाएगा, इसे प्रैक्टिकल नहीं समझा पाएगा। ये तो साइंस का मैटर है। लेकिन अब ये विज्ञान से यहां जोड़ा नहीं जाएगा तो वर्षा होगी नहीं, क्योंकि वर्षा होने के लिए
ये प्रोसेस क्या है, जरूरी है। कहते हैं वायु संतृप्त होती है, ऊपर उठती हुई जलवाष्प जब संतृप्त होती है मतलब लद जाती है जल से, क्या होती है, ऊपर उठती हुई जलवाष्प जब ऊपर पहुंचते हुए जल से लद जाती, लबालब हो जाती है। जैसे वही गुब्बारा वाला हाल हुआ कि होली पर गुब्बारा भर के किसी पीठ में मारा, छाए दे, लबालब होता है ना जल उसमें। उसी तरह अब ये जलवाष्प यहां आने के बाद, टेम्परेचर जीवने के बाद जल से क्या हुआ है, लबालब हो गया। लबालब, अब जब लबालब हुआ तो इसे कहते हैं संतृप्त वायु। क्या कहते हैं, हाँ। और वर्षा तब होगी जब वायु क्या होगी, संतृप्त होगी, लबालब होगी जलवाष्प से। अब देखो जब लबालब, हाँ संतृप्त अवस्था मतलब 100% नमी, 100% नमी मतलब पानी का गोले उड़ रहा है अब पानी का। तो ऐसे वायु में, ऊपर उठते वायु में जल का, जब कोई ऊपर उठती जलवाष्प पूर्ण संतृप्त हो जाए, मतलब एकदम लबालब जल क्या हो जाए, पानी जल हो जाए, भर जाए। अब पानी गैस है कि पानी है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। तो ऐसे संतृप्त वायु में कौन सी क्रिया होती है, संघनन। तो संघनन वह क्रिया है जिस क्रिया में जल वाष्प जल के रूप में क्या होता है, बदलता है। ऐसी होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, संघनन कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। संघनन क्या है, मैंने बताया कि संतृप्त वायु अब क्या करेगी, ऊपर उठेगी और टेम्परेचर माइनस जाएगा, तो कहते हैं जल के रूप में न गिरकर ये बर्फ में क्या होती है, बर्फ के कणों के रूप में बदल जाती है। और भारी होने के बाद ये बर्फ कण क्या होते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। तो गैस का, जलवाष्प का लिक्विड तरल अवस्था में ना आना, बल्कि कैसे डायरेक्ट ठोस अवस्था में पहुंच जाना, क्या कहलाता है, बोलो बाबा बाबा, बोलो सर्वेश बाबा, पक्का ठोस अवस्था में न, जल अवस्था में न जाना, बल्कि डायरेक्ट क्या होना, उसे क्या कहते हैं, संगलन। मतलब यहां पे क्या होगा, संगलन होगा। तो संगलन में क्या होता है कि सदैव जल के साथ हिम गिरने का चांस क्या होता है, बरकरार हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे चले, ऊर्ध्वपातन। हाँ, अब क्या हुआ कि अब विषवा में तरल हो ही नहीं रहा है, क्या बन रहा है, डायरेक्ट गैसीय अवस्था में तब्दील हो जा रहा है, ठोस डायरेक्ट। जैसे कपूर, कपूर क्या हुआ, हाई कपूर जो मिलता है मार्केट वाला कपूर नहीं तो केमिकल कपूर, जो ओरिजिनल कपूर हुआ केले के पेड़ में मिलता है। केला, केला का पेड़ देखो ऐसे से होता है, केला का पेड़ एक पुपली होती है, पाइप होता है केले के पेड़ का बीचवा में, और स्वाति नक्षत्र की बूंद जब पानी इसी केले में भरता है, पानी इसी केले में भरता है, तो पानी जमकर कपूर का क्या करता है, निर्माण करता है। ओरिजिनल कपूर से ही महादेव खुश होते हैं, केमिकल वाला कपूर चढ़ाती है, इसीलिए खुश नहीं हो रहे तेरे ऊपर। तो मतलब कपूर ओरिजिनल वाला कपूर हर में मैंने देखा, बड़े दुर्लभ चीज है ये। जब वर्षा की स्वाति नक्षत्र की बूंद सौभाग्य से केले के अंदर क्या करेगी, पहुंचेगी, तो स्वाति नक्षत्र की बूंद किससे बनेगी, कपूर में बनेगी। जब ये ओरिजिनल कपूर का दुर्लभ होता है, बहुत कीमती, करोड़ों मिलता है, तो जब ये कपूर बाहर निकालोगे तो ठोस होगा ये कपूर, और जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा तैसे ही गैस के रूप में क्या होगा, गायब हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। मतलब वर्षा के लिए ये तीनों प्रोसेस जरूरी हैं। संतृप्त वायु में, संतृप्त वायु क्या है, जब किसी जल में, जब किसी जलवाष्प में जल की मात्रा 100% हो जाए तो उस वायु को क्या कहते हैं, वर्षा करने के तैयार, तो उसे संतृप्त वायु के नाम से जाना जाता है। ऊपर उठती हुई वायु में तीन प्रक्रियाएं होती है, संघनन, संगलन और ऊर्ध्वपातन। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखो
अब वर्षा तो करा लोगे। अब वर्षा ऐसे हो चाहे पर्वत के सहारे हो, वर्षा जब भी वायु किसी भी तरह ऊपर उठेगी, संतृप्त वायु, प्रोसेस क्या होगा, यही होगा। और तापमान कम होने से यह ओशांक बिंदु ड्यू पॉइंट को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। तो ड्यू पॉइंट क्या है, ओशांक बिंदु वह बिंदु है, ड्यू पॉइंट वह बिंदु है जिस पॉइंट पर जलवाष्प जल के रूप में क्या होता है, पूर्ण संतृप्त होकर जल के रूप में बदलता है। जैसे माउंट ड्यू पीते, माउंटेन ड्यू। तो ड्यू पॉइंट यही है कि जब जल वाष्प संतृप्त होकर तापमान इतना कम हो जाए कि जल के रूप में क्या हो जाए, तब्दील हो जाए, तो इसे ओशांक बिंदु कहते हैं, या इसे ड्यू पॉइंट के नाम से जाना जाता है। मतलब किसी भी जल में बदलने के पहले ड्यू पॉइंट पे जाना, इसका जो -0 के पानी के रूप में आ रहा है वो उसका ड्यू पॉइंट क्या है, ओशांक बिंदु है। अगर जल वाष्प ओशांक बिंदु को नहीं पहुंचेगा तो जल की बूंदों के रूप में नहीं जमेगा, और ओशांक बिंदु से माइनस जाएगा तो बर्फ के कणों के रूप में क्या होगा, तब्दील हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, नोट करो बनाओ फिर इसको। वर्षा करा लिया, वर्षा के प्रकार लिखवा दू कुछ, ये इस पे लिखवाना कि लिख लोगे आप लोग, नहीं लिख बना लो कंटेंट। चलो लिखो वायुमंडल से हाँ, वायुमंडल से जलवाष्प से जल के रूप में नीचे गिरना ही, वायुमंडल से जलवाष्प से जल के रूप में गिरना ही, रूप में नीचे गिरना ही, गिरना ही। गिरना ही क्या कहलाता है, वर्षा कहलाता है। गिरना ही क्या कहलाता है, वर्षा कहलाता है। वर्षा के लिए जरूरी है, वर्षा के लिए जरूरी है जल का होना और सूर्य के तापमान का होना, जल का होना और सूर्य के तापमान का होना। लिखो तो बता रहा हूं, जो सूर्य के तापमान का होना। जब सूर्य का उष्मा समुद्री जल पर पड़ता है, जब सूर्य की उष्मा समुद्री जल पर पड़ती है, समुद्री जल पर पड़ता है, पड़ती है, तो जल गर्म होकर गैसीय रूप धारण करता है, गैसीय रूप धारण करता है।
गैसीय रूप धारण करता है। गैसीय रूप धारण करता है। गर्म होकर ये गैसी गर्म कर ये जलवाष्प, गर्म होने के बाद ये जलवाष्प, गर्म होने के बाद ये जलवाष्प ये जलवाष्प ऊपर उठने लगता है। ऊपर उठने लगता है। ऊपर उठने लगता है। जैसे जैसे ऊपर उठता है, प्रत्येक 1000 मीटर पे 10 डिग्री से तापमान कम होने लगता है। दबाव कम होने से इसके आकार में वृद्धि होने लगती है। दोबारा रिपीट नहीं कर पाऊंगा, सुनो ध्यान से, टोको भी मत बीच में। क्या लिखा? 10 डिग्री से तापमान कम होने लगता है। दबाव कम होने लगता है, आकार बढ़ने लगता है। ऊपर उठती हुई वायु ड्यू पॉइंट को प्राप्त करती है, वो शांत बिंदु को प्राप्त करती है। वो शांत बिंदु को प्राप्त करती है। संतृप्त वायु उषांक बिंदु को प्राप्त करती है। संघनन की प्रक्रिया शुरू होती 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 है और जलवाष्प के रूप में जलवाष्प जल के रूप में, जलवाष्प जल के रूप में बदलने लगता है। जलवाष्प जल के रूप में बदलने लगता है। जलवाष्प जल के रूप में बदलने लगता है। इसे ही वर्षा कहते हैं, अर्थात जल के गैस जलवाष्प का जल के रूप में बदलना ही अर्थात जलवाष्प का जल के रूप में बदलना ही रूप में बदलना ही क्या कहलाता है? वर्षा के नाम से जाना जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? इतना डिफिनेशन हो गया। लिखिए ह्यूमिडिटी, आर्द्रता।
आर्द्रता। सब बनवा दे रहा हूं, सब लिखवा रहा हूं। आर्द्रता जलवाष्प में उपस्थित जल वाष्प में उपस्थित जलवाष्प में उपस्थित जलवाष्प में उपस्थित जल की कुल मात्रा जल की कुल मात्रा उस जलवाष्प की आर्द्रता कहलाती, ह्यूमिडिटी कहलाती। समझ में आ गया? ह्यूमिडिटी उष्णांक बिंदु, ड्यू पॉइंट। जिस तापमान पर जलवाष्प जल के रूप में बदलता है, जलवाष्प जल के रूप में बदलता है, क्या लिखा? जलवाष्प जल के रूप में बदलता है, उसे उष्णांक बिंदु कहते हैं, उसे उष्णांक बिंदु कहते हैं। ड्यू पॉइंट है वो, ठीक है। गुप्त उष्मा, लैटेंट हीट। एक ग्राम जल को
गैसीय अवस्था में रखने के लिए गैसीय अवस्था में रखने के लिए जितने ऊष्मा की जरूरत पड़ती है यह ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, लाइन से लिखवा दिया ना सब कुछ। लिखिए आर्द्रता ग्राही नाभिक। ग्राही नाभिक क्या लिखा? आर्द्रता ग्राही नाभिक। वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के चारों तरफ चारों तरफ जल की बूंदों का इकट्ठा होना, जो कणों के गुरुत्वाकर्षण पर आधारित होता है। जल इकट्ठा होते जाते हैं, जल इकट्ठा होते जाते हैं, बूंद बड़ी होती जाती है और भार ज्यादा होने के कारण ये बादल से अलग हो जाती हैं और नीचे गिरने लगती हैं। अगर वायुमंडल में धूल कण न हो तो वर्षाकारी बूंदों का निर्माण संभव नहीं है। क्लियर? ओके, क्या लिखा? देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस,
एडियाबेटिक, रुद्धोष्म परिवर्तन। ऊपर उठती हुई जलवाष्प में न उष्मा बाहर से अंदर आए न अंदर से बाहर जाए। नजर आकार में परिवर्तन के कारण आकार में परिवर्तन के कारण आकार में परिवर्तन के कारण तापमान में परिवर्तन हो जाए, ऐसे परिवर्तन को एडियाबैटिक परिवर्तन कहते हैं। वर्षा होने में एडियाबैटिक परिवर्तन ही अनिवार्य है। एडियाबैटिक परिवर्तन ही अनिवार्य है। क्या लिखा? हाँ, लिखे संघनन। जलवाष्प का जलवाष्प का संतृप्त होकर ओशांक बिंदु को प्राप्त करना, संतृप्त होके क्या लिखा? उशांक बिंदु को प्राप्त करना और जल के रूप में सीधे परिवर्तित हो जाना। जल के रूप में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है।
संगलन, संगलन, जलवाष्प का बिना तरल रूप में आए ही तरल रूप में आए ही ठोस रूप में बदल जाना। संगलन कहलाता है। इस प्रक्रिया के तहत जल के साथ हिम नीचे गिरते ही ठोस रूप में डायरेक्ट जलवाष्प से डायरेक्ट बर्फ बनेगा। जल के साथ हिम गिरता है, बर्फबारी होती है। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ठोस का सॉरी जल के ठोस रूप का जल के ठोस रूप का बिना तरल अवस्था में आए बिना तरल अवस्था में आए सीधे 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 गैसी रूप में आ जाना, गैसी रूप में आ जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। हेडिंग डालिए वर्षा के प्रकार और संवहनी वर्षा डाल के छोड़ दीजिए। ऊर्ध्वपातन में वर्षा में नहीं होती, लिखवा दिया मैंने। वर्षा के प्रकार और पहली प्रकार संवहनी वर्षा, कनेक्टिविटी। तो ऊपर नीचे लिख लो, क्या दिक्कत है? अब उसे याद थोड़ी कि मैंने किस क्रम में लिखवाया था उस समय। वर्षा के प्रकार डाल के संवहनी वर्षा हेडिंग डाल दो, जिसको कन्वेक्शन रेन कहते हैं। कन्वेक्शन रेन। अलग अलग होते हैं।